हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 37। और आज हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 37 है ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना 1848 से लेकर 1856 तक कैसे रहा, और आगे भी आपका कैसे उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता को, अपनी साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो हमें जो है बिजली तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका लॉर्ड बिजली से आगे। तो ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का काम 1818 से लेके 1857 तक कैसे चला। तो ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए 1818 से लेके 1857 तक कैसे रहा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सिंध की विजय। तो 18वीं सदी में सिंध पर कल्लार शासक राज करते थे। तो 18वीं सदी में सिंध पर कल्लार शासक राज करते थे और 1771 ईस्वी में तालपुरों की एक बलूच जाति पहाड़ों से उतरकर सिंध के मैदानों में बस गई थी। तो 18वीं सदी में सिंध पर कल्लार शासक राज करते थे और 1771 ईस्वी में तालपुरों की एक बलूच जाति पहाड़ों से उतरकर सिंध के मैदान में बस गए थे। 1783 ईस्वी में मीर फतेह अली खान ने सिंध पर प्रभुत्व जमा लिया था और कल्लौरा के राजकुमार को देश से निर्वासित कर दिया था। तो 1783 ईस्वी में मीर फतेह अली खान ने सिंध पर प्रभुत्व जमा लिया और कल्लौरा के राजकुमार को सिंध से निर्वासित कर दिया। 1831 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने विलियम बेंटिक से रोपड़ में भेंट के समय यह प्रस्ताव दिया था कि सिंध को जीतकर आधा आधा बांट लें, परंतु बेंटिक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तो 1831 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने विलियम बेंटिक से रोपड़ में भेंट के समय यह प्रस्ताव दिया था कि सिंध को जीतकर आधा आधा बांट ले, परंतु बेंटिक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते थे और सिंध की विजय इसी का परिणाम था। तो अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं और सिंध की विजय इसी का परिणाम था। ठीक है, 1832 ईस्वी की एक संधि के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया था और सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों से 1839 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए थे। तो 1832 ईस्वी की एक संधि के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया था और सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों से 1839 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। ठीक है, सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 ईस्वी में एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया था। तो आपका जो है सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 ईस्वी में एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया था। नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा था कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पंजाब का विजय। तो अब एक ही प्रमुख भारतीय राज्य पंजाब स्वतंत्र रह गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन था। रणजीत सिंह ने एक छोटी मिस्र में 1792 ईस्वी में अपनी सत्ता स्थापित की थी। रणजीत सिंह 1798 ईस्वी में सतलज के पश्चिमी क्षेत्रों की जिलों को संगठित किए और 1801 में इन मिसलों ने उसे पंजाब का महाराजा मान लिया। रणजीत सिंह ने अपने क्षेत्र का राज्य विस्तार पेशावर, मुल्तान, कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्र सहित एक विशाल क्षेत्र में कर लिया। अपनी सेना को आधुनिक ढंग से संगठित और सुसज्जित करने के लिए उसने यूरोपियों की सेवाएं प्राप्त की थी। तो रणजीत सिंह ने अपने राज्य का विस्तार पेशवा, मुल्तान और कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों सहित एक विशाल क्षेत्र में कर लिया और अपनी सेना को आधुनिक ढंग से संगठित और सुसज्जित करने के लिए उसने यूरोपियों की सेवा प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ एक मैत्री संधि की परंतु 1839 ईस्वी में महाराजा की मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई। ठीक है, तो अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ एक मैत्री संधि की, परंतु 1839 ईस्वी में महाराजा की मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई। नेक्स्ट आपका है डलहौजी की राज अधिग्रहण की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ्ट जिसे बोलते हैं। तो डलहौजी की राज अधिग्रहण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ्ट 1848 से लेकर 1856 तक चला। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का अधिग्रहण अब कुछ ही समय की बात है। तो भारत के सभी देशी राज्यों का अधिग्रहण अब कुछ ही समय की बात है। डलहौजी बिल्कुल विपरीत प्रकृति का व्यक्ति था, अर्थात यदि उसे कोई उचित वाहन मिलता तो वह राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेता।
और उसकी विलय नीति शक्ति पर आधारित और शांतिपूर्ण दोनों प्रकार की थी। ठीक है, तो डलहौजी बिल्कुल विपरीत प्रकृति का व्यक्ति था, अर्थात यदि उसे कोई उचित बहाना मिलता तो वह राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेता, और उसकी विलय नीति शक्ति पर आधारित और शांतिपूर्ण दोनों प्रकार की थी। डलहौजी की हड़प नीति, तो आपका डलहौजी का हड़प नीति क्या है, तो अवध निजहत कुशासन के आरोप लगाकर जो है किया। तो डलहौजी की हड़प नीति अवध कुशासन का आरोप लगाकर पंजाब, पेगू, बर्मा और सिक्किम लोअर, ठीक है, ये लोअर बर्मा जो भी है, तो उसके विलय के अधिकार के द्वारा इसे अपने अंदर किया। तो अवध को जो है कुशासन का आरोप लगाकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, और पंजाब, पेगू, बर्मा और सिक्किम लोअर को जो है आपका विलय के अधिकार पर जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। और सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, तो सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को जो है व्यापकता के सिद्धांत के द्वारा जो है साम्राज्य में मिलाया। और तंजौर व कर्नाटक जो है तंजौर व कर्नाटक के नवाबों की उपाधियाँ छीन ली गई। ठीक है, तो तंजौर व कर्नाटक की नवाबों की उपाधियाँ छीन ली गई थी। ठीक है, तो ये थी आपके डलहौजी की हड़प नीति। तो सबसे पहले अवध को कुशासन का आरोप लगाकर पंजाब, पेगू, बर्मा और सिक्किम लोअर को विलय के अधिकार पर, सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर और झांसी, नागपुर को व्यापकता के सिद्धांत द्वारा तंजौर व कर्नाटक को नवाबों की उपाधियाँ छीन ली गई थी। डलहौजी की नीति का उद्देश्य भारत में ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था। और लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया उसे राज विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो आपका जो है डलहौजी की नीति का उद्देश्य भारत से ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था, और लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया उसे राज विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, राज विलय सिद्धांत के अनुसार यदि किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य के शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी को हो जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। उसके अतिरिक्त यदि उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए विषय में अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त नहीं होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। तो राज विलय सिद्धांत के अनुसार यदि किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य के शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के हो जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। उसके अतिरिक्त यदि उत्तराधिकारी गोद लेने के विषय में अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त नहीं होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक है, 1848 ईस्वी में सतारा, वर्ष 1853 में झांसी और 1854 ईस्वी में नागपुर सहित अनेक राज्यों का इसी सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहण कर लिया गया था। तो 1848 में सतारा, वर्ष 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर सहित अनेक राज्यों का इसी सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहण कर लिया गया था। नागपुर का विलय करते समय राजा की निजी संपत्ति तक ले ली गई थी। नागपुर का विलय करते समय राजा की निजी संपत्ति कंपनी ले ली। डलहौजी ने भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को मान्यता देने डलहौजी ने भूतपूर्व शासकों की अधिकारों की मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया, और इसी क्रम में उसने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन रोक दी। तो डलहौजी ने भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को मान्यता देने से और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। इसी क्रम में उसने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन रोक दी, और कर्नाटक व सूरत के नवाबों और तंजौर के राजा की उपाधियाँ छीन ली गई थी। तो कर्नाटक व सूरत के नवाबों और तंजौर के राजा की उपाधियाँ जो है छीन ली गई थी। ठीक है, उसने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन रोक दी। कर्नाटक व सूरत के नवाबों और तंजौर के राजा की उपाधियाँ छीन ली गई थी। अवध के नवाब के अनेक उत्तराधिकारी थे, इसलिए उस पर राज विलय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने का विचार किया। ठीक है, तो अवध के नवाब के अनेक उत्तराधिकारी थे, इसलिए उस राज्य विलय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था। और लॉर्ड डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने का विचार किया। नवाब वजीद अली शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया है और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया। तो नवाब वजीद अली शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया है और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसके राज्य को कुशासन के आरोप में 1856 में हड़प लिया। ठीक है, डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की। तो डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की। 1854 ईस्वी में गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोला गया और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। 1854 में गंगा नहर की सिंचाई के लिए खोला गया और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। ठीक है,
भारत भारत में रेलवे का जनक, तो भारत में रेलवे का जनक आपका है लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में बम्बई से थाने तथा तक प्रथम रेल सन 1853 में चलाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में बम्बई से थाने तथा तक प्रथम रेल सन 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर आज का यहाँ पर समाप्त होगा। कल हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, और आपका ऊपर में एक छूट गया था उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।